जय हिंद स्टूडेंट्स we are studying chapter number 10 in class 7 science and today our topic is respiratory system in human beings। तो स्टूडेंट्स हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो स्टूडेंट्स द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, नसल कैविटी, फारिंग्स, ट्रैची, ब्रांची एंड लंग्स। तो स्टूडेंट्स ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, जो हम लोगों के नोज में आप लोगों ने देखा होगा जो दो होल्स होते हैं, टू होल्स, जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं उनको हम लोग नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल का मतलब है कि दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं। एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स नसल कैविटी, एक नसल कैविटी है यहाँ पे, एंड विच ओपन्स इनटू द अपर पार्ट ऑफ द फारिंग्स। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स है, फिर यहाँ पे हम लोगों के पास नसल कैविटी है, फिर यहाँ पे एक फारिंग्स दिया हुआ है हम लोगों का, फिर एक ट्रैची है और ब्रांची है और लंग्स है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रैची है, फिर ब्रांची है और फिर लंग्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हम लोगों का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। अब सबसे पहले हम लोग नोज से स्टार्ट करते हैं। तो नोज में हम लोग देखते हैं कि द नॉस्ट्रिल लीड इनटू नसल कैविटी। तो हम लोगों का जो नॉस्ट्रिल है वो धीरे धीरे नसल कैविटी की तरफ जाता है। नॉस्ट्रिल हम लोगों का सबसे किनारे का जो नोज है जिसमें दो होल्स होते हैं उसको नॉस्ट्रिल कहते हैं। और फिर वहाँ से हम लोग सांस लेते हैं तो नसल कैविटी से पास होते हुए एयर जाती है, विच ओपन्स इनटू द अपर पार्ट ऑफ द फारिंग्स। फिर इसके बाद जो फारिंग्स है उसके अपर पार्ट में नसल कैविटी जो है वो जा कर के मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। फाइन हेयर एंड स्टिकी लिक्विड द म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड आवर नोज। हमारे नोज के अंदर छोटे छोटे बाल और म्यूकस नाम का एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जो कि एयर को प्योरीफाई करने का काम करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं। म्यूकस इज प्रोड्यूस्ड बाय द इनर लाइनिंग ऑफ द नोज। द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द नोज। और नोज ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। क्या क्या फंक्शन है नोज का? पहला, द हेयर एंड द म्यूकस फिल्टर द एयर एंटरिंग द नसल कैविटी। तो हेयर और म्यूकस जो होते हैं, जो एयर होती है जो नसल कैविटी से पास होती है उसको फिल्टर करते हैं, दस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड जम्स टू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और इस वजह से जो हेयर और म्यूकस है वो डस्ट पार्टिकल और जम्स को रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में एंटर करने से रोकते हैं। म्यूकस आल्सो हेल्प्स टू मॉइस्चर द एयर इन द नसल कैविटी। म्यूकस जो होता है वो एयर को मॉइस्चर करने से भी रोकता है। म्यूकस जो होता है एयर को मॉइस्चर करने में हेल्प करता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द नोज वार्म्स द एयर। और जो ब्लड का सर्कुलेशन है नोज में उससे एयर को वो गर्म भी रखता है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद है फारिंग्स। द क्लीन एंड वार्म एयर पासेस थ्रू फारिंग्स। हम लोगों का जो क्लीन और वार्म एयर है, एकदम साफ़ और गर्म हवा, वो धीरे धीरे क्या करती है, वो पास होती है फारिंग्स के थ्रू। फारिंग्स से वो पास होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि जब हम लोगों की एयर है वो फारिंग्स के बाद लारिंग से पास होती है। नसल कैविटी कंटिन्यूज इनटू लारिंग्स एंड और वायस बॉक्स। तो लारिंग्स को हम लोग वायस बॉक्स भी कहते हैं और एयर जो है फारिंग से लारिंग्स में पास होता है। वायस बॉक्स को एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। दैट कनेक्ट्स द फारिंग्स टू ट्रैची। और लारिंग्स जो होता है वो फारिंग्स को कनेक्ट करता है किससे? ट्रैची से। The opening of larynx or glottis is guarded by a leaf-like structure called epiglottis। लारिंग्स का जो ओपनिंग है या फिर ग्लॉटिस जो है उस वो गार्डेड बाय लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लॉटिस। तो
वो एक लीफ के जैसे स्ट्रक्चर से, जैसा कि आप लोगों ने डायग्राम में देखा था, उससे घिरा होता है, जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द विंड पाइप। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने डायग्राम में देखा अभी, वहाँ पे दो पाइप थे, एक विंड पाइप और एक फूड पाइप। तो फूड पाइप से फूड अंदर पेट स्टमक में जाता है, और विंड पाइप से हवा जो है वो फेफड़ों में, लंग्स में जाती है। तो अगर फूड गलती से विंड पाइप में चला गया तो उससे हम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी। इसीलिए एपिग्लॉटिस नाम का ये जो सेल है, सॉरी, एपिग्लॉटिस जो है हम लोगों का स्ट्रक्चर है, ये एयर को ही केवल पास करने देता है विंड पाइप से, विंड पाइप में फूड को एंटर नहीं करने देता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, ट्रैची। द ट्रैची आर विंड पाइप इज 11 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब कनेक्टेड टू द लॉरिंग्स। ट्रैची जो है वो एक 11 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जो कि लॉरिंग से कनेक्टेड होता है, एंड इट इज गार्डेड बाय 16 to 20 इनकम्प्लीट रिंग्स। और ट्रैची जो होता है वो 16 से 20 इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं, विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। और इसके अलावा इसमें सी शेप के इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं जो कि एयर को कोलैप्स करने से रोकते हैं। ब्रांची। स्टूडेंट्स, इसके बाद ब्रांची क्या है? द ट्रैची डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांची। ट्रैची जो हम लोगों का है वो 2 ब्रांची में डिवाइड हो जाता है, यानी कि जो अभी हम लोग देख रहे थे कि विंड पाइप जो है वो ट्रैची पे जाकर समाप्त हुआ, तो वहाँ से 2 ब्रांच निकलेंगे। आप लोग डायग्राम में, बुक में देख सकते हैं, ट्रैची से 2 ब्रांच निकले होंगे, जिसको हम लोग ब्रांची कहते हैं। ईच ब्रांचेस एंटर इनटू अ लंग। और दोनों ब्रांची जो होती हैं 2 लंग्स में एंटर करते हैं, हर ब्रांची एक लंग में एंटर करता है। द राइट ब्रांचेस इज वाइडर। जो राइट वाला ब्रांची होता है वो थोड़ा सा वाइड, यानी कि चौड़ा या मोटा होता है। द ब्रांची आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रांची आल्सो। अब जो ब्रांची है वो आगे छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होता जाता है, जिसको हम लोग ब्रांचियाल्स कहते हैं। द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्रॉम द नोज टू द ब्रांचियाल्स इज लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। अब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है फ्रॉम द नोज थ्रू द ब्रांचियाल्स, नोज से लेकर के ब्रांचियाल्स तक जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है इज लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। वो सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइन रहता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, लंग्स। द लंग और स्पॉन्जी स्ट्रक्चर्स। लंग्स जो होते हैं वो स्पंज के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती हैं। द 2 लंग्स आर एनक्लोज्ड इन अ डबल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। तो दोनों लंग्स डबल लेयर के एक मेम्ब्रेन में बंद होते हैं, जिसको हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। देयर इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन द मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स के बीच में बहुत कम मात्रा में प्लूरल फ्लूइड होता है, विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन वाइल ब्रीदिंग। ये प्लूरल फ्लूइड जो है वो ब्रीथ करते टाइम पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, कम करता है। द ब्रांचियाल्स डिवाइड इनटू एल्वियोलर डक्ट इच ऑफ व्हिच टर्मिनेट इन एन एल्वियोलस। तो ब्रांचियाल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे एल्वियोलर डक्ट में डिवाइड होते जाते हैं, जो कि बाद में समाप्त होते वक्त लास्ट में एल्वियोलस या फिर एल्वियोली पर समाप्त हो जाते हैं। और एयर चैम्बर, जिसको एयर चैम्बर भी कहते हैं। द 2 लंग्स कंटेन 300 मिलियन एल्वियोली। ये जो 2 लंग्स हैं वो 300 मिलियन एल्वियोली कंटेन करते हैं। एल्वियोली ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया थ्रू विच गैस एक्सचेंज अकर्स। तो एल्वियोली जो होता है वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया थ्रू विच गैस एक्सचेंज, जिससे गैस एक्सचेंज होता है। द लंग्स ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द चेस्ट कैविटी। जो लंग्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चेस्ट कैविटी को ऑक्यूपाई करते हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। नॉस्ट्रिल पहले नसल कैविटी, फिर नसल कैविटी पहले फारिंग्स, फारिंग्स फिर ट्रैची, ट्रैची फिर ब्रॉन्ची फिर लंग्स। यानी इस तरीके से हम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो पूरा प्रॉपर कंप्लीट होता है। सबसे पहले एयर जो होगा नॉस्ट्रिल से पास करेगा, नॉस्ट्रिल से नसल कैविटी में जाएगा, नसल कैविटी से फारिंग्स में जाएगा, फारिंग से ट्रैची में, फिर ब्रांची में, फिर लंग्स में, और फिर यहाँ पे ब्रांचियाल्स, फिर एल्वियोली में जाएगा। सराउंडिंग द एल्वियोली आर कैपिलरीज। एल्वियोली के चारों तरफ कैपिलरीज होते हैं। द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स डिफ्यूजेज इनटू द कैपिलरीज थ्रू द एल्वियोली। और ऑक्सीजन जो होता है वो लंग्स से कैपिलरीज में डिफ्यूज होता है एल्वियोली के थ्रू। लाइकवाइज कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू एल्वियोली। जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है कैपिलरीज से एल्वियोली तक लेके जाया जाता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब इसके बाद स्टूडेंट सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड के थ्रू, खून में हम लोगों के मिक्स होकर के पूरी बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। ब्लड कंटेन्स रेड ब्लड सेल्स और आरबीसी विच हैव द रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। और ब्लड जो होता है उसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन combines with oxygen to form oxyhemoglobin, and in this form oxygen is carried to all cells of the body. When the blood passes through the tissue, oxygen is released from hemoglobin and diffuses into the cells. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों के ब्लड में रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है जो कि आरबीसी में पाया जाता है। और यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो होता है हम लोगों के लंग्स से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन मिक्स करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे बॉडी के सारे सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुँचाता है। और ये ऑक्सीजन जो है तब हम लोगों की बॉडी के हर सेल्स में पहुँच करके वहाँ पे ग्लूकोज का रेस्पिरेशन करता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों की बॉडी में एनर्जी मिलती है। ना स्टूडेंट्स ब्रीदिंग मैकेनिज्म पे फोकस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग इन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर विच इज आल्सो कॉल्ड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो स्टूडेंट्स जिस प्रोसेस से हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं इससे हम लोग इनहेलेशन या फिर इनहेलेशन अंदर लेने के प्रोसेस को, यानी कि ऑक्सीजन को जब हम लोग अंदर भरते हैं लंग्स में तो उसको इनहेलेशन कहते हैं, और जब एयर बाहर छोड़ते हैं तो उसको एक्सहेलेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इनहेलेशन प्रोसेस में और एक्सहेलेशन प्रोसेस में जब हम लोग सांस लेते हैं, इनहेलेशन में क्या होता है कि जो हम लोगों का डायाफ्रागम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप लोग इनहेलेशन में देख सकते हैं डायाफ्रागम में कॉन्ट्रैक्ट यानी कि नीचे की तरफ मूव करता है। और जो हम लोगों का लंग्स होता है वो स्ट्रेच होता है, यानी कि उसमें सांस भरती है तो एक्सपैंड भी होता है और फैल जाता है, मतलब एक तरीके से एक्सपैंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। एंड स्टूडेंट्स उसके बाद जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हम लोगों का जो डायफ्रागम है रिलैक्स हो जाता है, यानी कि जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सिकुड़ा था, अब वो रिलैक्स हो जाएगा और ऊपर की तरफ मूव करता है। और हम लोगों का जो लंग्स जो कि बड़ा हो गया था वो रिड्यूस हो जाता है, उसका साइज कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इस तरीके से होता है। द मसल्स एंड द डायफ्रागम रिलैक्स। तो यहाँ पे सांस जब हम लोग छोड़ते हैं तो डायफ्रागम हम लोगों का रिलैक्स हो जाता है और वो ऊपर की तरफ मूव करता है, जबकि रिब्स जो होते हैं, जो हम लोगों की पसलियाँ हैं, रिब्स जो हैं वो नीचे की तरफ और पीछे की तरफ मूव होती हैं। और इससे चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम भी कम हो जाता है। जैसे मैंने बता रहा था अभी लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाता है, लंग्स थोड़ा सिकुड़ जाता है सांस छोड़ने के बाद, तो ऐसे ही चेस्ट कैविटी का भी
जो साइज़ है वो सिकुड़ जाता है, कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों का आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और पिछले चैप्टर्स के बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।